अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉलोनियलिज्म्स क्या है? कॉलोनियलिज्म्स मींस जो कंट्रोल होता है वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ना सिर्फ रिसोर्सेज पे बल्कि इकोनॉमिकली पॉलिटिकली कंट्रोल को आप कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर, ना छोटे लेवल पर, बड़े पैमाने पर जो आपका कंट्रोल होता है एक कंट्री का दूसरे कंट्री पे, उसको कॉलोनियलिज्म्स कहते हैं। Colonialism है large scale political and economic system that allows one geopolitical entity or to establish control beyond its traditional geographical border in the service of increased profit or power। मतलब कोई भी कंट्री, एक कंट्री दूसरे कंट्री पर कंट्रोल हासिल करता है, वो किस मकसद से हासिल करता है? ताकि वो उस पर पावर गेन कर सके, उसका टोटली कंट्रोल हो सके, वो अपने प्रॉफिट को बढ़ा सके। तो ये स्टार्ट कब हुई? कॉलोनियलिज्म्स हैज़ टेकन अ रेंज एट फॉर्म सिंस द 15th सेंचुरी। ये 15वीं सेंचुरी स्टार्ट हुई। फ्रॉम द 18th सेंचुरी टू द मिड 19th सेंचुरी इट इज मेनली बीन अंडरस्टूड एज द सिस्टमैटिक स्टेट बेस्ड एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन पावर एंड रिजल्टिंग स्टेट फॉर्मेशन दैट अकर इन द यूरोपियन कॉलोनियल ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। मतलब जैसे जैसे इसका अराइवल हुआ, डिफरेंट कंट्रीज़ में इनका गलबा आता गया, जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं, और मतलब यूरोपियन ने कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की। तो इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दो डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। द टर्म कॉलोनियलिज्म्स कैन बी डिफाइंड एज अंडर। कॉलोनियलिज्म्स इज़ अ पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ पीपल एंड टेरिटरीज by foreign state, whether accompanied by significant permanent settler colonies or not। मतलब एक पॉलिटिकल कंट्रोल है लोगों का उनकी रियासत पर, उसकी स्टेट पर, और जिसमें वो चाहते हैं कि वो परमानेंट सेटल हो जाएं, परमानेंट अपना जो कंट्रोल है वो कंट्री पे रखें और कॉलोनीज बना लेते हैं, वहाँ अपने घर बना लेते हैं, अपना बिजनेस डेवलप कर लेते हैं। तो इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मतलब वो चाहते हैं कि परमानेंट सेटल हो जाएं उन कॉलोनीज में, उस जगह पर। तो मतलब इसमें आप इस चीज़ को ले सकते हैं। फेजेस कौन सी हैं, पीरियड्स कौन से हैं जिसमें इनका दायरा कार आता है? सबसे पहले है सेंचुरी 16th सेंचुरी में फेडरलिज्म है एंड कमर्शियल कैपिटलिज्म है। The motivation, form and cumulative intensity of expansion of Europe through colonialisms were initially driven by its linked crisis of feudalism and the development of commercial capitalism। तो इसमें कहना ये चाह रहा है कि जितने भी तजारती सरमाया है या जागीरदाराना निज़ाम है, उसमें जो लोग थे यूरोपियन कंट्रीज़ ने, उन्होंने पूरा जो गलबा है वो हासिल करने की कोशिश की दूसरे कंट्रीज़ पे, ना सिर्फ एशियन कंट्रीज़ बल्कि नॉट ओनली इन एशियन कंट्रीज़ बट आल्सो इन यूरोपियन कंट्रीज़। मतलब ये डिफरेंट फेजेस में आए, एक फेज़ में नहीं आए, वो डिफरेंट फेजेस से गुजर कर आए। 16th सेंचुरी में आए, उसके बाद 17 है, 18 है, 19 है, 20 है। तो मतलब एक ही टाइम पे वो सारे नहीं आए, उन्होंने वन बाय वन माइग्रेशन की, वन बाय वन माइग्रेट हुए अपनी कंट्री से एशियन कंट्रीज़ में या अफ्रीकन कंट्रीज़ में। इन द 16th सेंचुरी colonial रूल was first imposed in Caribbean and parts of Latin American। मतलब कैरेबियन पार्ट्स की रूल्स उन्होंने इम्प्लीमेंट किए वन कंट्री से अनदर कंट्री, वेयर द आफ्टर मैथ ऑफ स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट हैड डिवास्टिंग डेमोग्राफिक एंड इकोलॉजिकल इफेक्ट्स, जिस पे मतलब आपका एनवायरमेंटल इफेक्ट भी हुआ और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली। मींस यूरोपियन कंट्रीज जब शिफ्ट हुए 16th सेंचुरीज में, तो उसमें ना सिर्फ वो लोग थे बल्कि उसके बाद भी जिस तरह स्पेनिश है और उसके बाद दूसरे कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपना कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की।
तो इस तरह द डोमेस्टिक इकोनॉमीज एंड ओवरसीज ट्रेड ऑफ स्पेन एंड पुर्तगाल विच colonized Brazil were to face increasing competition from England and Holland, in particular small countries in northwest Europe that were moving more rapidly towards agrarian and subsequently industrial capitalism. मतलब लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं कि वो माशी तौर पे ट्रेड करना चाहते थे, जिस तरह स्पेन के लोग थे, पुर्तगाल के थे, उस तरह ब्राज़ील है, और मतलब हॉलैंड है, इंग्लैंड है। तो ये इस तरह के कंट्रीज़ थे, मूव हुए बहुत तेज़ी से और उन्होंने अपना सरमायादाराना निज़ाम यानी इंडस्ट्रियल सिस्टम को डेवलप किया एशियन कंट्रीज़ में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में। मतलब यूरोपियन में आप ये नहीं कह सकते जस्ट इंग्लैंड के लोग थे, इसमें डिफरेंट पीपल्स थे, स्पेन के थे, पुर्तगाल थे, ये डिफरेंट ट्राइब्स थे जो शिफ्ट हुए डिफरेंट फेजेस में। सेकंड पे देखें तो 17 एंड 18 सेंचुरी मर्चेंट, स्लेव्स एंड प्लांटेशंस। मतलब 17th सेंचुरी में क्या हुआ, नो फॉर्म्स ऑफ कॉलोनियल सेटलमेंट, प्रोडक्शन एंड ट्रेड वर एक्सम्प्लीफाइड बाय ब्रिटिश इंटरेस्ट इन नॉर्थ अमेरिका, ब्रिटिश एंड द डच एक्टिविटी इन द कैरिबियन। मतलब जिस तरह हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया कि कुछ ट्राइब्स शिफ्ट हुए वन कंट्री टू अनदर कंट्री और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, प्लांटेशन करनी शुरू कर दी, और मर्चेंट्स थे, कुछ ताजर थे और उन्होंने कॉलोनीज बनाई। द वर्जीनिया कॉलोनी इन ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एस्टेब्लिश एज ए प्लांटेशन इकोनॉमी बेस्ड फर्स्ट ऑन बॉन्डेड लेबर फ्रॉम यूरोप एंड देन ऑन स्लेव लेबर फ्रॉम अफ्रीका। मतलब उन्होंने पौधे लगाने का अमल शुरू किया, मतलब छोटे छोटे बिजनेस को स्टार्ट किया, ना कि बड़े लेवल पे अपनी वर्किंग की। तंबाकू एंड कॉटन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इट्स अमेरिकन कॉलोनीज एंड शुगर फ्रॉम इट्स कैरिबियन कॉलोनीज वर टू बिकम मोर इम्पोर्टेंट टू द ब्रिटिश इकोनॉमी। मतलब उन्होंने तंबाकू को एक्सपोर्ट किया, कॉटन को एक्सपोर्ट किया, इसी तरह डिफरेंट प्रोडक्टिव के लिहाज से अपना बिजनेस रन किया, स्पेशली इनटू इट्स इमर्जिंग क्लास ऑफ मैन्युफैक्चर दैन द लग्जरी स्पाइसेस एंड स्किल्स ऑफ द एशियन ट्रेड। इन शॉर्ट, ब्रिटिश colonizations of North America and the Caribbean initiated a new kind of international trade, linking large-scale production of raw material in the colonies of manufacturing in Europe, the procurement from Africa of slave labor for plantation production। मतलब खाम माल लिया उन्होंने डिफरेंट कंट्री से और उन्होंने प्लांटेशन की, ना सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिहाज से डिफरेंट प्रोडक्ट्स, तंबाकू है, कॉटन है, और प्लांटेशन की इनकी। और इस तरह अगर अनदर टाइप की बात करते हैं, डच प्ले अ लीडिंग रोल इन द स्प्रेड ऑफ स्लेव प्रोडक्शन इन mainland coast and island of the Caribbean to meet the demand for merchants। मतलब इस तरह डचेस थे, उन्होंने भी इसमें बहुत रोल अदा किया कि मर्चेंट्स को जो जो चीज़ें चाहिए थी वो उनको प्रोवाइड कर रहे थे। उसके बाद एंड वाली लाइन में द मोस्ट colonization were undertaken by merchant companies rather than by European states themselves with the notable exceptions of Spain and Portugal in Latin America। मतलब इसमें डिफरेंट लोग थे जिन्होंने ट्रेड की। मतलब इसमें ये बताना चाह रहा है कि स्पेन के लोग थे 16 और 17 सेंचुरी और 18 में, जिन्होंने मतलब मुख्तलिफ तरीके से प्लांटेशन की, मर्चेंट यानी अपना कारोबार किया, तंबाकू, कॉटन ये एक्सपोर्ट्स किए, उसमें डिफरेंट ट्राइब्स इन्वॉल्व थे, स्पेन था, पुर्तगाल था, डच थे, ट्राइब्स थे, इन्होंने अपना बिजनेस रन किया और प्रॉफिट की खातर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की। 19 एंड 20 सेंचुरी इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, मॉडर्न एम्पेरियलिज्म। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, इंडस्ट्रीज बन गई थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन आ गया था, इनकलाब आ गया था, इतनी तादाद में इंडस्ट्रीज बन गई थी और लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद द ग्रेट डिप्रेशन, मतलब जो बहुत ज़्यादा लोग थे, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ लेट 19th सेंचुरीज अकर्ड इन यूरोप। तो मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो साउथ अफ्रीका में भी जाके सेटल्ड हुए, उन्होंने अपना बिजनेस रन किया। जिस तरह हम वार की बात करें तो वर्ल्ड वार इन 1914 है,
तो उसमें जब वार ख़त्म हुई तो बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे थे जिन्होंने दूसरे कंट्रीज़ पे कब्ज़ा कर लिया और उनके रिसोर्सेज पे, उसके कैपिटल पे और उसके जितने भी रिसोर्सेज पे उन्होंने कब्ज़ा इसीलिए किया कि वो वहाँ सेटल होना चाहते थे और वहाँ कॉलोनीज़ बनाना चाहते थे। मेन पॉइंट ऑफ व्यू सबका ये था कि वो कॉलोनीज़ बनाते थे, कॉलोनीज़ के थ्रू रहते थे और कॉलोनीज़ बना के वो ऐसे वहाँ सेटल हो रहे थे जैसे उन्होंने परमानेंट इधर रहना है और वापसी का कोई चांस नहीं, मतलब वो वापस नहीं जाएंगे, हमेशा इधर ही रहेंगे। लेकिन होता वही है जो हम सोचते हैं, उसके रिफ्लेक्ट होता है। उन्होंने ये सोचा था कि हम इधर परमानेंट सेटल रहेंगे और वापस नहीं जाएंगे, लेकिन हर कंट्री का राइट है और हर कंट्री ना सिर्फ एशियन कंट्रीज़ थी बल्कि और भी डिफरेंट कंट्रीज़ थी जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए एफर्ट की और उन्होंने अपनी अलग मुमलकत, अलग रियासत, अलग कंट्री को हासिल किया और उसमें कामयाब हुए। उसके बाद साउथ एशियन कंट्री है, रियोटोवारी सिस्टम है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो इसमें आप कोड कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड चैप्टर में बनेगा, व्हाट इज कॉलोनियलिज्म्स, मतलब नौबादियाती निज़ाम क्या है, और उसके बाद ये फेजेस कौन कौन सी हैं, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है। तो और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। जिस तरह 19 एंड 20 में आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को ऐड कर सकते हैं, ग्रेट डिप्रेशन को ऐड कर सकते हैं, साउथ एशिया को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह ये दो और पॉइंट्स, की पॉइंट्स हैं, उनको आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज लैंड, उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें तो उसमें हमारे जो की पॉइंट्स थे, एक इंट्रोडक्शन था लिटिल बिट अबाउट कॉलोनियलिज्म्स है, उसके बाद डेफिनेशन है, उसके बाद डिफरेंट फेजेस है और एक दो पॉइंट्स हैं। इसी तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ लैंड और फॉर्म्स क्या हैं और कैटेगरीज क्या हैं, प्रोसीजर क्या है, उसको डिस्कस करेंगे।